आईआईटी दिल्ली के अंदर फर्स्ट डे जो प्लेसमेंट का सेल था उसके अंदर फर्स्ट कंपनी के अंदर ही प्लेस हुए। अच्छा खासा पैकेज है और अब लाइफ एकदम से नई टर्न लेने वाली है। तो मैंने ओनली मेंस वाले बैच में एडमिशन लिया था सर। क्यों, मतलब फीस से क्या लेना देना, मतलब एडवांस की करते आईआईटी जेई का होता। मेरे पापा की जो एनुअल इनकम है वो 1000 पर एनम है। एनुअल मतलब पूरे साल की? पूरे साल की सर। तो मैं ऐसे करता था कि आप जितने बोलते थे ना मैं उससे 20-30 ज्यादा ही देता था। तो मैंने 150 टेस्ट लिख दिए थे सर। एक्चुअली में आप क्या करते थे रिवीजन के लिए? रिवीजन का कोई भी एग्जाम हो सबसे बेस्ट तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, उसमें जो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं उनको रिवाइज करो। सर अपोजिशन मेरे को आई बहुत ज्यादा गांव वालों से, मतलब जो गांव वाले थे उनसे मेरे को एक्सट्रीम अपोजिशन आई थी सर। लोगों को लगता था कि ये पता नहीं पागल हो गया है। और सर मैं बताता हूँ कि बीटेक के बाद ही मेरे को रेस्पेक्ट खत्म हो गई थी मेरी, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि ये बहुत गलत रास्ते जा चुका है। उनको बीटेक पता भी नहीं सर। अच्छा। हाँ, उनको वो आईआईटी को आईटीआई समझते हैं। वो बोलते हैं आईटीआई तो इधर भी है, इधर ही कर लेते हैं, इतनी दूर जाने की जरूरत क्या है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो यार सबका स्वागत है इस पॉडकास्ट के अंदर। और आज ये पॉडकास्ट बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि सर हम बहुत छोटे से शहर के अंदर रहते हैं पर हमारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। तो क्या सर वो बड़े सपने पूरे हो सकते हैं? यही चीज का डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ अनिल है। बहुत ही छोटे शहर से, फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी बहुत ही पुअर कह सकते हैं, या फिर मैं बिलो पुअर ही कैसा मानूं? बिलो पुअर ही मानते हैं। उसके बाद भी पर उनमें एक शिद्दत थी कुछ करने की, सपने बड़े थे और सपने को पूरा उन्होंने किया है। रिसेंटली उन्होंने आईआईटी दिल्ली के अंदर फर्स्ट डे जो प्लेसमेंट का सेल था उसके अंदर फर्स्ट कंपनी के अंदर ही प्लेस हुए। अच्छा खासा पैकेज है और अब लाइफ एकदम से नई टर्न लेने वाली है। साथ ही ये यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको ये जो फ्यूचर आईएएस ऑफिसर बैठे हुए दिख रहे हैं, आने वाले टाइम में वो निकल जाता है तो हम वापस से एक पॉडकास्ट करेंगे जिसमें यूपीएससी के एस्पिरेंट को थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करेंगे। अभी पूरा पॉडकास्ट एक सेंट्रिक होने वाला है, किस किस तरीके की कंडीशंस आती है, उसको कैसे फाइट बैक करना है, कैसे उससे फाइट करना है, कैसे अपने सपने को पूरा करना है और कितनी डिटर्मिनेशन चाहिए और वो सपने पूरा होते भी हैं कि नहीं होते। तो अनिल, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। पूरा पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि कहां से आप बिलोंग करते हैं, कैसे क्या रही है जर्नी आपकी। माय नेम इज अनिल कुमार एंड आई बिलोंग्स टू अलवर राजस्थान, जहाँ पे एक गांव है छोटा सा सर, बबेड़ी झीड़कडानी करके एक गांव है। वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। और मतलब मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी सर वो अपने गांव के जो सरकारी स्कूल था वहीं से स्टार्ट हुई है। मैंने मतलब क्लास 5 तक जो मैंने पढ़ाई करी है वो अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय में, सरकारी विद्यालय जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहां से करी है। क्लास 10 तक की जो मतलब मैंने जो शिक्षा करी है, पढ़ाई करी है, वो अपने गांव के पास एक गांव है बबेड़ी, वहां पे एक सरकारी स्कूल था, उससे मैंने कक्षा 10 हिंदी मीडियम से करी है सर। अच्छा। उसके बाद वैसे मैं मतलब क्लास 1 से 10 तक की टॉपर था अपने स्कूल का। बट सर वो मतलब गवर्नमेंट स्कूल थी तो वहाँ पे इतना माहौल भी नहीं था और इन्वायरमेंट भी ऐसा नहीं था, तो वो वहाँ पे मतलब थोड़ा न्यूमेरिकल ओरिएंटेड वो अप्रोच थी, वो नहीं थी सर, मिसिंग थी कहीं ना कहीं। उसके बाद सर 11th और 12th मैंने अपने गांव के पास ये कस्बा है बानसूर, वहाँ का एक नॉर्मल सा स्कूल है, वहां से मैंने 11th-12th में अपनी पढ़ाई करी है हिंदी मीडियम में। राजस्थान बोर्ड से मैंने वहां से पढ़ाई करी है। और ये सर 12th तक की मेरी जर्नी है। तो कैसे कभी सपना देखा था कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, क्या जाऊंगा, कुछ उसके लिए कंडीशंस? 12th तक सर मुझे कुछ नहीं पता था। 12th तक मुझे ये लगता था कि 12th क्लास हो जाएगी, मेरे पापा भी यही बोलते थे कि 12th क्लास कंप्लीट कर लो, उसके बाद टेंशन खत्म। अच्छा। उसके बाद आप मतलब जो मतलब रीजनल जो कॉलेजेस होते हैं बेसिक, वहां से बीए बीएससी जो भी आपको करना है वो कर लो। उसके बाद सर हमारे गांव में टिपिकल जो अभी चलता आ रहा है वो यही है कि आप या तो ग्रुप डी की जो जॉब्स होती हैं, रेलवे ग्रुप डी गांव में बहुत पॉपुलर होते हैं वो चीज, लाइक कांस्टेबल हो गया या फिर इस टाइप की जो मैक्सिमम सर जो होती है वो आप ज्यादा से ज्यादा अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आप टीचर बन जाओगे। इन जनरल वहाँ यही रहता है कि आप नेवी, एयरफोर्स या आर्मी या फिर कांस्टेबल इस तरीके की आप जॉब्स करोगे, के लिए बच्चे प्रिपेयर यही करोगे। तो मुझे भी यही लगता था कि मैं बीएससी करूंगा, उसके बाद फिर मैं इन सब जॉब्स के लिए प्रिपेयर करूंगा। और सर मेरे लिए मतलब बचपन से एक नेगेटिव पॉइंट ये भी था कि अब जेनेटिकली बोल लो कैसे भी मेरी थोड़ी हाइट कम थी, तो मुझे लोग ये भी बोलते थे सर, ये भी फैक्ट है कि आर्मी के लिए थोड़ा सा इशू है, इंटेलिजेंट हो लेकिन
तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, बिकॉज तुम्हारी हाइट आर्मी के लिए सूटेबल नहीं है। सही। जो भी जॉब्स होती हैं जैसे ग्रुप डी, कांस्टेबल हो गया, आर्मी हो गया, तो उसमें हाइट रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल सही और बात उसको मैं सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो मेरे लिए वो भी एक नेगेटिव सेटबैक था। लोगों से चीजें मेरे को मिलती थी कि तुम इंटेलिजेंट हो बट तुम्हें आगे जाके फायदा नहीं होने वाला। सही। तो और गांव में तो आर्मी का तो एक अलग ही क्रेज रहता है। हाँ, गांव में सर आर्मी का रहता है, मतलब गांव वालों को यही पता होता है कि आर्मी या फिर कांस्टेबल या फिर टीचर, इससे ऊपर उनको पता ही नहीं होता। यस सर। तो फिर कैसे डिसाइड किया कि यार 12th तक गांव में हूं, कोई माहौल नहीं बन रहा है, फिर डिसाइड कैसे किया कि बीएससी नहीं करके मुझे इंजीनियरिंग की तरफ मूव करना है? सर डिसाइड ऐसे हुआ कि मेरा दोस्त था एक, जो वहीं के, मतलब मैंने जो 12th क्लास जिस स्कूल से करी थी उसी का एक दोस्त था। उसने मेरे को रैंडमली कॉल किया, जैसे मेरा 12th का रिजल्ट आया तो मैं वहां भी टॉपर था। और कितने परसेंटेज थे? सर 92% थे मेरे। तो भाई साहब आरबीएससी में 92% मैं बता देता हूँ, मैं खुद आरबीएससी से हूँ। Yes, sir. तो 92% ऐसा नहीं कि नॉर्मल है, आरबीएससी में अच्छा खासा माना जाता है। होता है बिल्कुल। हाँ सर, मैं एक्सपेक्ट तो और भी कर रहा था बट वो 92 भी आरबीएससी में बहुत है। थोड़े मार्क्स कम रह गए थे, मतलब वो 85 आए थे, मैं 95 या कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। अच्छा। तो वो थोड़ा रह गया था। तो उसके बाद मतलब वहाँ के रीजनल न्यूज़पेपर में स्कूल वालों ने फोटो भी दी थी। अच्छा। तो वो थोड़ा मोमेंट था। पॉपुलैरिटी तो स्कूल थोड़े गांव में बढ़ रही थी। गांव में सर पॉपुलैरिटी मेरे को स्टार्टिंग से ही थी, क्योंकि मैंने क्लास 8th में मेरे को राजस्थान सरकार से मेरे को लैपटॉप मिला था सर, क्योंकि मैं वहाँ स्कूल में टॉपर था। और राजस्थान सरकार ने उसी साल या उससे एक साल पहले एक स्कीम निकाली थी कि अगर आप स्कूल टॉपर हो, तो अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो और वहाँ के आप टॉपर हो तो आपको लैपटॉप मिलेगा। तो जब मेरे को लैपटॉप मिला तो वहाँ थोड़ी पॉपुलैरिटी हुई कि इसने कुछ तो किया है कि इसको ये मिला है। फिर सर मेरे को क्लास 10th में भी मेरे को लैपटॉप मिला, क्योंकि वहाँ भी मेरे परसेंट अच्छे थे। तो 2 लैपटॉप मिल गए? हाँ, मेरे पास 2 लैपटॉप है सर गवर्नमेंट के। और सर वो जो लैपटॉप थे वो अभी मैंने जस्ट 1 साल पहले छोड़ा है, बाकी वही मेरा साथ दे रहे हैं अभी तक। अच्छा, अभी तक दे रहे हैं। हाँ, तो वहां से पॉपुलैरिटी थी। उसके बाद 12th में भी थोड़ा पॉपुलैरिटी हो गई थी। सही। और वो जो बताए थे दोस्त का कॉल आया एकदम से रैंडमली परसेंटेज के बाद, क्या था वो सर उसने कॉल किया कि अपन आईआईटी के लिए प्रिपेयर करते हैं और जयपुर चलते हैं। तो सर मुझे कुछ पता नहीं था आईआईटी क्या होता है, कैसे क्या होता है, बट मैंने फिर उसने ये चिंगारी लगा दी और वो चला गया। फिर सर मेरे दिमाग में वो जयपुर शिफ्ट हो गया पढ़ने के लिए? वो गया था बट फिर हमारे रास्ते अलग अलग हो गए थे। मैंने उसको मना कर दिया था उस टाइम, बट बाद में मेरे को लगा कि यार थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ इस फील्ड को भी। सही बात है। तो मैंने फिर वो वाला थोड़ा एक्सप्लोर किया और फिर सर मैं जयपुर चला गया। एलन में मैंने एडमिशन लिया। अच्छा। हाँ। तो एलन में आईआईटी जेईई मेंस एडवांस? सर वहाँ पे एक्चुअली तैयारी तो दोनों की हो रही थी, पर एडवांस की फीस बहुत ज्यादा थी, मेंस की फीस कम थी। तो मैंने ओनली मेंस वाले बैच में एडमिशन लिया था सर। क्यों? मतलब फीस से क्या लेना देना? मतलब एडवांस की करते आईआईटी जेईई का होता? सर फीस का ये था कि मतलब मेरे पापा की जो एनुअल इनकम है वो 40-50,000 पर एनम है। एनुअल मतलब पूरे साल की? पूरे साल की सर। क्या करते हैं फादर? सर किसान है पापा, मतलब। तो किसान में बहुत ही, ये तो किसान में फिर भी आजकल किसान में थोड़ा ठीक ठाक रहता है इनकम सर, रहता है बट इतनी खेती भी नहीं है, मतलब। तो अच्छा, कम खेतों के हिसाब से चीजें। तो सर्वाइवल कैसे होता है? ये तो बहुत सिचुएशन, बहुत एक तरीके से देखा जाए बहुत क्रूशियल सिचुएशन है, तो कैसे सर्वाइव करते होंगे? सर सर्वाइवल डिफिकल्टी होता है, मतलब प्रॉब्लम होती है। सर्वाइवल इतना ही हो पाता है कि आप बस खुद के, मतलब जो मैंने अपनी पढ़ाई करी है वो खुद के ही पे ही करी है या फिर लोन लेके करी है, मतलब ऐसे सर्वाइवल जस्ट ऐसे ही है कि आप बस मतलब 2 टाइम का खा सकते हो और ठीक। इसके जैसे एलन में चले गए, एलन के अंदर मेंस का आपने बैच लिया ड्रॉप करने के लिए। ड्रॉप किया मतलब 12th के बाद? हाँ, 12th के बाद। तो जब एलन के अंदर गए कितनी फीस पे की थी उसमें? सर उसमें 80,000 फीस थी और वो मैंने लोन लिया था बैंक से, मतलब पापा। अच्छा, लोन मिल गया था पापा ने? वो बैंक किसान कार्ड पे एक मिलता है? वो कुछ रहता है उनका स्कीम की, किसानों को कुछ % लोन देना ही होता है, नेसेसरी होता है। उसके इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम होते हैं। इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, तो उससे थोड़ा फायदा हुआ कि वो लोन मिल गया। उससे मैं फिर जयपुर चला गया था सर। सही। तो मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया एलन का, तो ऑल ओवर एलन मेरी 6th रैंक थी। वो घर पे भी कॉल आया था मेरे पापा के पास भी कि मतलब इसकी 6th रैंक आई है और अगर आप इसको सही से गाइड करोगे तो शायद ये कुछ अच्छा कर जाएगा। हाँ सर। तो उसके बाद आपने एलन में एडमिशन ले लिया, अपनी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट रखी? यस सर। अच्छा, उसके बाद क्या रहा जब पूरी कंप्लीट हो गई? फिर आपने दिया होगा आईआईटी के मेंस का पेपर दिया होगा, क्या रहा उसमें? सर मतलब मेरा ये था कि स्टार्टिंग के 2-3 महीने में अच्छा था वहाँ पे, मतलब पढ़ने में, और अच्छी रैंक आती थी, सेंटर पे भी सही था। उसके बाद सर क्या हुआ कि उसी टाइम एनटीए अनाउंस हुआ था कि जनवरी में ही मेंस होगा, और मैंने सर 11th-12th उस टाइम बोर्ड लेवल पे पढ़ी हुई थी, तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बिल्कुल सही बात है, आईआईटी की प्रिपरेशन। हाँ, तो सर जब तक 3-4 महीने सिलेबस थोड़ा स्लो चल रहा था तो मैं चीजों को कैप्चर कर पा रहा था, अच्छा कर पा रहा था। बट उन्होंने सडनली सिलेबस बहुत फास्टली चलाने लग गए, क्योंकि जनवरी तक, दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना था और जनवरी में एग्जाम था। तो उसके बाद सर चीजें थोड़ी थोड़ी वर्स्ट होने लगी, और सबसे वर्स्ट मेरे साथ ये हुआ कि
मेरे को डेंगू हो गया था अक्टूबर में। ओके। तो अक्टूबर, नवंबर और हाफ दिसंबर मेरा पूरा वेस्ट हो गया था, मतलब 1 महीने में एडमिट था। ये बहुत सिचुएशन, मैं बच्चों को, स्टूडेंट को हमेशा बोलता भी हूँ, देखो डेंगू इन सब पे तो कुछ नहीं कर सकते, बट फिर भी जनरली मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आपको अपने आप को फिट रखना भी आपकी प्रिपरेशन का एक पार्ट होता है। हाँ सर। क्योंकि अगर उस समय कुछ गड़बड़ हो जाए हेल्थ के अंदर तो फिर बहुत बड़ी मैटर होती है और वो उसको कंपनसेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इस चीज को लेके। फिर उसके बाद एग्जाम दिया, थोड़ी सी सिचुएशन हुई, फिर क्या रहा उससे? सर मेरे अच्छे परसेंटाइल थे, मतलब मेरे को अच्छी एनआईटी मिल जाती। ठीक है। बट सर वहाँ पे ये हुआ था कि सर मतलब जैसे फैमिली में कोई गाइडेंस थी नहीं। और मैंने क्या करा, जब मेरे को डेंगू हुआ तो मैं घर पे आ गया था। मतलब मैंने एलन छोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ पे जो रूम रेंट भी था, पीजी भी थी, तो मैंने जनवरी में या दिसंबर में एलन छोड़ के घर पे आ गया था। अच्छा। तो अब बचे मैं, मेरे भाई और मेरे पापा को पता होता नहीं मतलब IITs के बारे में। मेरे भाई भी 6th-7th क्लास में था, तो उसको भी कुछ नहीं पता था। सही बात है। फिर मैंने सर गूगल पे सर्च किया कि अब ये तो ठीक है, बट अब एडमिशन कैसे होता है। तो उसके लिए काउंसलिंग के लिए सर्च किया। काउंसलिंग में सर्च करने के बाद सर पता नहीं था कि काउंसलिंग होती क्या, कुछ समझ नहीं आया। फिर मैं जयपुर आ गया, वहाँ टीचर से थोड़ा कंसल्ट करा। सही। बट मेरे को वहाँ पे सर एक चीज पता चली कि फीस बहुत हाई है, मतलब NITs की फीस ऑलमोस्ट हॉस्टल मिला के 2 लाख पर एनम पड़ेगी। पड़ जाती। और सर मेरे पास इतना बिल्कुल नहीं था, मतलब अगर मेरी फीस रिवर्ट बैक भी हो जाती तो भी मेरे को इनिशियल 2 लाख मैं नहीं भर सकता था, मतलब इतने रुपए मेरे पास नहीं थे। तो मैंने सर काउंसलिंग करी ही नहीं। फिर मैंने वो MBM, मतलब जो स्टेट वाला गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ पे फिर मेरे को अच्छी ब्रांच जो मेरी MBM भी अच्छा कॉलेज है। मैं तो खुद पढ़ाता हूँ IIT JEE के अंदर, तो मैं तो IIT JEE में भी बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री भी पढ़ाया हुआ मैंने किसी टाइम में। MBM पता है राजस्थान के अंदर अच्छा कॉलेज माना जाता है इस चीज को लेकर। तो उसमें एडमिशन ले लिया। फिर उसमें सर मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस इलेक्ट्रॉनिक्स ही थी, तो वो मैंने भर दिया था। क्योंकि मैंने CS फर्स्ट प्रेफरेंस रखी नहीं थी, क्योंकि मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट था, सुनने में सही लग रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब मेरे को पता नहीं था कि कंप्यूटर साइंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, तो मेरे को लगा इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेते हैं, तो वो मिल गई थी मेरे को। उसके बाद सर मैंने फर्स्ट ईयर में वहाँ पे मतलब उसके कॉलेज के पास ही एक इंस्टीट्यूट था डीमेटिक्स करके, वहां से मैंने कोडिंग करना शुरू किया। मतलब वहां जाता था मैं फर्स्ट ईयर से ही वहां मैंने 1 साल कोडिंग करी। उसके बाद कोविड आ गया। फिर कोविड आने के बाद सर मतलब ऐसा हुआ कि मेरे को था कि अब उस टाइम गेट का नहीं पता था, क्योंकि उस टाइम ऑनलाइन भी इतना था नहीं, यूट्यूब भी कोविड के बाद ही स्टार्ट हुआ है गेट, ये सब कुछ, तो उस टाइम गेट का इतना था नहीं चलन। तो मेरे को पता नहीं था फर्स्ट ईयर में पूरी में। सेकंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में फिर मुझे लगा कुछ तो करना चाहिए कोडिंग में ही, क्योंकि वहां जाके पता चला कॉलेज में कि कोडिंग ही करनी होती है अच्छा प्लेसमेंट लेने के लिए। तो मैंने फिर सेकंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने GFG का कोर्स लिया था। वो उस टाइम बहुत कम 2-2.5 हजार रुपए कुछ ऐसे आता था, और वो अनलिमिटेड एक्सेस होता था। अच्छा। संदीप सर का डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम और C प्रोग्रामिंग का, वो सर मैंने किया। फिर उसके बाद फिर 2-3 महीने वो कोर्स मैंने किया, तब तक मेरा कोडिंग का बैकग्राउंड डिसेंट बन चुका था। फिर एकदम से रैंडमली यूट्यूब पे गेट की वीडियो आने लगी, मेरा इंटरेस्ट। फिर मेरे को शायद आपका ही था उस टाइम, एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें आप बोल रहे थे कि आपको पैसे भी मिलेंगे, मतलब पढ़ने के एमटेक के साथ 12,400 रुपए की स्कॉलरशिप भी मिलती है। हाँ, तो 12,400 रुपए की आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो मुझे लगा ये तो ठीक है, मतलब प्रॉब्लम सर वही थी पैसे वाली, तो वो रिजोल्व हो रही थी। फिर मेरा सर मतलब गेट में इंटरेस्ट डेवलप होने लग गया। फिर और एक चीज और, MBM में जो आपने फी पे करा, MBM में भी तो फीस लगी होगी? हाँ सर। तो MBM का ये रहता था सर कि फर्स्ट पर सेमेस्टर 15,000 ट्यूशन फीस थी, और 10,000 रुपए हॉस्टल फीस थी। वो पूरे साल की फीस थी वो। तो उसमें ये होता था कि सर कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं उनको सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वाली स्कॉलरशिप मिलती है। अच्छा। वो सर मेरे को फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक मिली थी, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था। वहां भी मेरे को स्कॉलरशिप मिली थी, बट वो तो वहां की फीस ही 300 रुपए पर एनम थी, तो वो तो कुछ ज्यादा मैटर करता नहीं था। तो सर मेरे को बीटेक में भी वो फीस मिली, मतलब मेरे को पूरा रिफंड हो जाता था। मतलब जब साल खत्म होता था तो पूरे 40,000 रुपीज आपके अकाउंट में आ जाते थे। हाँ। तो मतलब बीटेक जो एक तरीके से फ्री हो गया, बोल सकते हैं कि मैक्सिमम 1 लाख रुपए लगा होगा, वो ट्रांसपोर्टेशन या फिर कुछ आने जाने का खर्चा ही था उसमें, या बिल्कुल खाने वाने का। और ये जो आपने ब्रांच बताया था ना इलेक्ट्रॉनिक्स, सुनने में अच्छा, उससे मेरे को मेरी भी स्टोरी याद आई। मुझे भी ब्रांच के बारे में नहीं पता, और 12th में याद होगा एक चैप्टर होता था जिसमें डायोड ट्रांजिस्टर पढ़ाते थे। यस सर। था ना, एक चैप्टर था सेमीकंडक्टर करके था। आई हेट दो चैप्टर, मुझे बहुत ही नफरत थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक समझ नहीं आता था, उसमें होल्स भी आ जाते थे। तो मेरे को बिल्कुल, मतलब वो 12th में था आई थिंक। मुझे बहुत ही नफरत था उस चैप्टर से। बट जब मैं इलेक्ट्रॉनिक, मुझे ब्रांच लेना था, तो ब्रांच उसमें कुछ आइडिया नहीं होता, तो मुझे एक ने सजेस्ट किया कि भाई तुम इलेक्ट्रॉनिक्स लो, ये सदाबहार ब्रांच है। अच्छा। ये कोडिंग की तरफ भी चला जाएगा, CS की कंपनी में भी, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी में भी, इलेक्ट्रिकल की कंपनी में भी, तो इसकी मैपिंग बहुत होती है, और उसका प्लेसमेंट उस समय बहुत चलता था। 2005-6 के आसपास की बात है, बहुत चलता था। तो मैंने कहा ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया।
जब मैं गया तब जाके मुझे पता चला इसमें तो डायोड ट्रांजिस्टर पढ़ना है। अच्छा, फिर जिसने सजेस्ट किया उसको ढूंढा, आज के डेट में वो बैंक के अंदर मैनेजर है वहां। हालांकि मैंने कहा भाई तुमने तो फील्ड ही चेंज कर ली, मुझे लटका दिया तुमने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो लाइफ में ऐसा चलता रहता है कितनी बार, बट जब पढ़ने लग जाते हो तो ऑलरेडी इंटरेस्ट आने लग जाता है। और वैसे भी सर वो 1-2 सब्जेक्ट ही होते हैं, एनालॉग एडीसी, उसके अलावा तो सब अलग ही सब अलग, बाकी का तो सब लॉजिकल ही है चीजें, बाकी सब लॉजिकल, वो भी लॉजिकल ही है। हाँ, वो भी लॉजिकल है। तो फिर उसके बाद बीटेक में आपने डिसाइड किया, सेकंड ईयर थर्ड ईयर कब डिसाइड किया? सेकंड ईयर के एंड में डिसाइड करा था कि करना है, मतलब गेट करना है। तब कोविड आ गया था, मतलब सेकंड ईयर स्टार्टिंग में कोविड आ गया था, बट पता थोड़ा लेट चला था, मतलब क्योंकि वो कोविड आने के 5-6 या 7-8 महीने बाद ही थोड़ा ऑनलाइन वाला चीजें का फेस में आना शुरू हुआ था, लोग एस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे उस समय चीजों को लेकर। सही, तो तब पता चला सेकंड ईयर लास्ट में। ओके, उसके बाद आपने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी सर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स से। फिर कैसा रहा उस प्रिपरेशन में, कैसे कैसे किया सर? प्रिपरेशन में मतलब थर्ड ईयर लास्ट तक प्रिपरेशन सही चल रही थी, मतलब जो टेस्ट सीरीज देता था उसमें अच्छे मार्क, अच्छी रैंक आ रही थी, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन लास्ट के फाइनल ईयर में लास्ट के 2 महीने दिसंबर और जनवरी में सर हमारे कॉलेज एग्जाम थे, सेमेस्टर एग्जाम। ठीक है। अब उसमें सर ये रहता है, जो हमारी कॉलेज है उसमें अगर आप पढ़ते नहीं हो ना सेमेस्टर के लिए तो वो लोग फेल कर देते हैं, मतलब। अच्छा, कॉलेज के अंदर? हाँ, वो बहुत स्ट्रिक्ट उसमें सर। जैसे जो टॉप 3 थे हम लोग, उसमें मैक्सिमम 8.8 CGPA आई थी। ओके। मेरी 8.75 थी, एक मेरे दोस्त की 8.78 थी, तो मतलब ऐसा था कि वहाँ पे बहुत हाईएस्ट CGPA भी 8.8 ही थी। ओके। तो वहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट रहता था, और केटी का भी रहता था कि अगर आप थोड़े कम पढ़ के जाओगे, सीरियस नहीं होगे तो केटी लग जाती है, जिसको नॉर्मली बैक करना बोलते हैं। और सर मेरी रैंकिंग भी ठीक थी, तो मेरे को वो वाला लालच भी था कि मेरे को अब लास्ट में जाके उसको गिराना नहीं है, मतलब टॉप 3 में तो रहना ही है कॉलेज में भी। तो सर वो वाली था, तो लास्ट के 2 महीने सर मेरे प्रॉपर एग्जाम के चक्कर में पूरे वेस्ट हो गए। मतलब मैंने 2 महीने गेट का सिलेबस टच भी नहीं करा। सही। और फिर सर ऐसा हुआ कि जनवरी लास्ट में 20-22 जनवरी के आसपास मुझे लगा कि एक बार देख लेता हूँ, कुछ क्वेश्चन लगा लेता हूँ। तो ऐसा हुआ कि एक मैं क्वेश्चन लगा रहा था और एक बेसिक सा फॉर्मूला मैं भूल गया। तो उस चीज से मेरे को बहुत टेंशन हुई कि जो अपन ने 1.5 महीने पढ़ाई, रिवीजन सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप कितना ही पढ़ लो, अगर रिवीजन नहीं करोगे ना तो फिर याद नहीं आता। और गेट में ऐसा रहता है कि अगर आपको इंस्टेंट सोचना होता है, सही, मतलब पैरेलली सोचना होता है चीजों को साइमल्टेनियसली, तो वो रिवीजन ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है, सबसे ज्यादा जरूरी चीजों को लेकर। फिर मुझे रियलाइजेशन हुआ कि जो भी चल रहे हैं एग्जाम चलते रहेंगे, बट रिवीजन तो करना ही है। तो फिर सर आपका क्रैश कोर्स चल रहा था उस टाइम, तो वहां से क्रैश कोर्स हमेशा ही चलाते हैं, वो चलता ही रहता है। वो अभी भी चल रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये सब क्रैश कोर्स, महा रिवीजन, PYQ सेशन, ये सब चीजें चलती रहती है। तो सर मतलब वो क्रैश कोर्स से फिर फटाफट रिवीजन करा 2x में, जो रिकॉर्डेड क्लासेस थी देख के। बट सर एग्जाम वाले दिन भी मेरे साथ यही हुआ कि वो चीजें पाइल अप होती रही थोड़ी। ये थर्ड ईयर की बता रहे हो, फाइनल ईयर में? फाइनल ईयर की बात। अच्छा, फाइनल ईयर में। तो सर एग्जाम वाले दिन क्या हुआ कि चीजें पाइल अप, वो टेंशन पाइल अप होती रही। मतलब कर रहा था रिवीजन, बट वो मजा नहीं आ रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैंने 1.5 महीना वेस्ट ही कर दिया। एग्जाम पे मैं फोकस नहीं भी करता तो भी कुछ ज्यादा नहीं जाता, बट यहाँ थोड़ा मैंने चीजें कर थोड़ी कॉम्प्रोमाइज कर लिया। हाँ, तो उसमें मेरे को बहुत टेंशन होने लग गई। मतलब तो वो एग्जाम वाले दिन निकली सर। एग्जाम से एक रात पहले पूरी रात नींद नहीं आई। मतलब मुझे याद है वो सुबह मॉर्निंग में कितने 7-8 कितने बजे? 6:30 के आसपास उन्होंने मुझे कॉल किया। आज सरप्राइज मैं बताता हूँ दोस्तों आपको। अनिल का मेरे पास सुबह 6:30 बजे, ये 2023 की बात है, 23 में गेट की, 23 गेट की बात है। अनिल का मेरे पास सुबह 6:30 बजे कॉल आया। यूजली मैं उस समय सो रहा होता हूँ, पर गेट का माहौल जैसे आप लोगों के लिए पैनिक होता है वैसे हमारे लिए भी पैनिक होता है, राइट? ऐसा हमको लगता है कि हम भी गेट ही पेपर देने जा रहे हैं, राइट? तो अनिल का सुबह 6:30 बजे कॉल आया कि सर एक बहुत बड़ी, मुझे लगा कुछ डाउट आउट होगा उसके लिए कॉल आया, बट बोला सर एक बहुत बड़ी सिचुएशन हो गई। मैंने कहा क्या? बोला सर मैं रात भर सोया ही नहीं हूँ। मैंने कहा रात भर सोए नहीं हूँ? और पेपर मेरे ख्याल से आफ्टरनून शिफ्ट में था ना? आफ्टरनून में था। मैंने कहा भाई कैसे करोगे? मैंने सोना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दिमाग एक्टिव नहीं रहेगा तो आप एग्जाम में आप कितना भी पढ़े हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे, राइट? क्योंकि आपका दिमाग उस समय इतना एक्टिवली काम ही नहीं कर रहा होगा। फिर हमने बोला सर मैं ट्राई करता हूँ सोने का, राइट? मेरे ख्याल से नींद आई थी फिर उस समय? नहीं सर, मेरे को नींद नहीं आई। तो तुम बिल्कुल नहीं, आपने कहा था कि अभी भी टाइम है, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट कर लो। एग्जाम 2:30 बजे से था शायद, जहां तक मेरे को याद है। तो आपने कहा था अभी बहुत टाइम, 2:30 से 5:30 का टाइम था। 2:30 से 5:30, तो आपने कहा था बहुत टाइम है, सो ले। बट सर मेरे से हो ही नहीं पा रहा था। मतलब वो उस टाइम सुबह भी दगदगी हो रही थी, पता नहीं क्या। और सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरे को माइग्रेन वाली भी प्रॉब्लम है। अच्छा। कि ये जो मतलब जैसे मेरे को कुछ फैक्टर्स हैं उससे ट्रिगर हो जाता है। तो उसमें एक फैक्टर ये भी है कि अगर नींद पूरी नहीं हो तो भी माइग्रेन, और माइग्रेन का दर्द तो बहुत तगड़ा होता है, एक्सट्रीम होता है सर वो। मतलब
वो नहीं झेला जाता, मतलब तो वो भी मेरे साथ हो गया था, ट्रिगर हो गया था माइग्रेन, ऊपर से चक्कर आ रहे हैं, नींद आ रही है। सही। सर मतलब मेरे क्लासमेट्स जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं उनको पता है कि जब मैं गेट सेंटर पे गया था तो मैं किस हालत में गया था। मेरे बाल ऐसे हो रखे थे, आंखें लाल हो रखी थी, मतलब बहुत एक्सट्रीम कंडीशन हो रखी थी उस तो टाइम। वो 3 घंटे का पेपर फिर दिया कैसे, किस तरीके से? सर बस मैनेज किया है वो मतलब मेरी प्रैक्टिस थी कि मेरा ठीक ठाक हो गया, जो मैं पहुंच गया वहां पे। मतलब यार ये आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, अगर पूरी रात भर आपने सोए नहीं हो, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी रिवाइज किए हो, दिमाग काम करता ही नहीं है। तो नींद नहीं आ रही थी सेंटर के अंदर एग्जाम देते टाइम? आ रही थी सर, मतलब नींद क्या, माइग्रेन था, एक तो सिर दर्द हो रहा होगा, एक्सट्रीम दर्द था, मतलब वो क्या है, एक साइड में बहुत एक्सट्रीम पेन होता है बिल्कुल आंख के ऊपर, तो वो था सर। उसके अलावा चक्कर आ रहे थे और नींद भी आ रही थी, बट मैं ट्राई कर रहा था कि मैं अटेम्प्ट करूं क्वेश्चंस को। सही। वो सर मैंने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करी थी। आपने कहा था कि गेट के लिए टेस्ट दो, मिनिमम 100 टेस्ट दो मिनिमम। हाँ। तो मैं ऐसे करता था कि आप जितने बोलते थे ना, मैं उससे 20-30 ज्यादा ही देता था। तो मैंने 150 टेस्ट लिख दिए थे सर। ओ भाई मतलब फुल लेंथ मैंने 20 टेस्ट दिए थे और सब्जेक्ट वाइज सब मिला के मेरे 150 के आसपास हो गए थे। ये तो बहुत ज्यादा है गेट के लिए, बहुत ज्यादा है। बट सर मैंने ऐसे कोई बुक रेफर नहीं करी, मैंने जो प्रैक्टिस करी है वो केवल टेस्ट से ही प्रैक्टिस करी है मैंने। ओके। हाँ, मेरी टेस्ट सीरीज जितने लिखे हैं उससे ही आपको सीखने को मिला। हाँ, मेरा जो अप्रोच थी सर ये थी कि पहले सिलेबस कंप्लीट करो, 2-3 बार रिवाइज करो, सीधा टेस्ट दो। जो पहला टेस्ट था मुझे याद है, आउट ऑफ 20 मेरे 2.5 नंबर आए थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट ही वहां से करी थी। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बाद में करे थे, पहले मैंने टेस्ट दिए थे। तो ऐसा हुआ था कि अक्टूबर तक मैंने 50-60 टेस्ट दे लिए थे। तो उससे हो क्या गया था कि वो सब प्रैक्टिस अच्छी हो गई थी। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर कर लिए, तो उसके बाद थोड़ा प्रैक्टिस अच्छी थी, जिससे तो 2.5 नंबर जब आए टेस्ट के अंदर, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे मेरे पास आता है, आज भी अगर मैं देखता हूँ ना, तो कम से कम डेली के बेसिस पे 5-7 मेरे पास मैसेज ऐसे जरूर आते हैं कि सर मैं टेस्ट लिख रहा हूँ, मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं। जैसे फुल लेंथ टेस्ट में से देते हैं तो कह रहे 20 आ रहे हैं, 16 आ रहे हैं, 18 आ रहे हैं, 32 आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। ठीक है। वहां तो सब्जेक्ट वाइज में 2.5 आए थे, तो डिमोटिवेशन नहीं हुआ? सर डिमोटिवेशन उस टाइम नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि जो प्रोसेस होता है ना, वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक अपन डिसाइड नहीं कर सकते। सही बात है। तो अगर जनवरी लास्ट में 2.5 नंबर आ रहे हैं तो प्रॉब्लम है। बट स्टार्टिंग में 2.5 यूजुअली आते हैं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी, तो मुझे पता था इतने नंबर आएंगे। वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ते हैं, और मेरे बढ़े भी सर। वो मेरे 82, 85, 78 तक उन्हें एवरेज जाने लग गए थे। यस सर। तो बिल्कुल दोस्तों, आप लोगों के भी अगर मार्क्स कम आ रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है, सही ट्रैक के ऊपर हो, बिल्कुल 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 टेंशन मत लो। आप परफेक्टली आप प्रिपरेशन करते रहो, और इनिशियल लेवल में सबके जो टॉपर्स होते हैं उनके भी कम मार्क्स ही आते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, उससे घबराना नहीं है, उससे सीखना है, उससे लर्निंग्स रखनी है। क्या गलती कर रहे हो, किस तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, किस तरीके की चीजों में और ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है, ये सब चीजें आपको सीखना है। और ये जब सीख जाओगे तभी चीजें ग्रेजुअली धीरे 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 मार्क्स बढ़ेंगे, और वो मार्क्स आपको टॉपर के मार्क्स के आसपास में आपको लेके जाएंगे। और फाइनल क्या रिजल्ट आने वाला है, ये तो गेट एग्जाम ही डिसाइड करेगा। राइट सर, फाइनल रिजल्ट तो एग्जाम का दिन ही डिसाइड करता। तो फिर क्या रैंक आया फिर उस गेट में? सर 217 आया था उस टाइम। 217। तो भाई साहब देखो, माइग्रेन के बाद भी, पर ये प्रैक्टिस थी अनिल कि 217 आ गया, नहीं तो नॉर्मल सिचुएशन में लोगों की आती नहीं। वो 4-5 हजार पे चली जाती है आराम से। अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करता तो बहुत बेकार रैंक आती, मुझे पता है वो। तो 217 रैंक आया। रैंक करने के बाद फिर ये तो पीएसयू के लिए अच्छा है, आपकी फैमिली कंडीशन बेकार थी। यस सर। पीएसयू में चले जाते? सर मेरा बीटेक के साथ ही एनपीसीआईएल में सिलेक्शन हुआ था। इसी गेट स्कोर के थ्रू? इसी गेट स्कोर के थ्रू। एनपीसीआई न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। उसके अलावा सर मेरा एनटीपीसी में भी इसी के थ्रू हुआ था सिलेक्शन। ओके। बट सर वो जो मैंने आपको बताया था कि जब मतलब मेरे को आईआईटी जाना ही था। हाँ, मुझे याद है एक बार अनिल का मेरे पास कॉल आया था, आई थिंक जब एनपीसीएल का होता है, एनटीपीसी का नहीं पता, एनपीसीएल का आया था, और अनिल उस समय बोल रहे थे कि सर मैं चाहता हूँ कि मैं मास्टर्स करूँ, एमटेक करूँ। मैंने अच्छा, मुझे फैमिली कंडीशन पता ही थी अनिल की, तो मैंने बोला यार एक बार फादर से पूछो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुमको जॉब करना चाहिए। बोला सर मैंने पूछ लिया, पापा ने बोला कि जो तुम्हारा मन करता है वो करो, और हमारी तरफ से कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, तुमको जो करना है करो। तो बोला सर पर मेरे को एमटेक करने के लिए जाना है, तो मैं एमटेक करूं? तो मैंने बोला ठीक है, छोड़ दो नौकरी। मेरे पीछे मेरी वाइफ सुन रही थी ये चीज। अच्छा। तो मैं भी गवर्नमेंट जॉब छोड़ा हूं। अब वाइफ बोल रही कि तुमने तो किया, दूसरे लड़कों को क्यों भड़का रहे हो तुम छोड़ने के लिए? अच्छा। राइट, करने तो सरकारी नौकरी, क्योंकि सरकारी नौकरी में लाइफ सेट हो जाती। मैंने कहा भाई भड़काना नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रीम को फुलफिल करना। ये उसकी जो एज है, मुझे अब तुम्हारी एज पता ही थी, तो मैंने बोला यार जो अनिल की एज है उसमें ऐसे पीएसयू बहुत सारे निकाल देगा तब तक, 26-27 साल तक। अभी उसके दिल की बात है, बाद में अगर दिल में रह जाए कि हालांकि मास्टर्स भी बाद में कर सकते हैं, बट पीएसयू में जाने के बाद इच्छा करती नहीं। तो मैंने कहा एक बार पढ़ने का फेज बना हुआ है, पढ़ने दो, एग्जाम निकालने दो, ये जॉब वाला फेज तो है वो कभी भी आ जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो अनिल एनपीसीआई में जब हो गया
और फिर ड्रीम करा था मास्टर्स में करने के लिए। Yes, sir. तो फादर से क्या डिस्कशन रहा, क्या फादर ने कुछ अपोज किया या सपोर्ट किया? वैसे तुमने बताया सपोर्ट Yes, किया, sir. पर क्या कन्वर्सेशन रहा उनके साथ? सर कन्वर्सेशन यही था कि मतलब मैंने मेरे पापा को 3rd ईयर में बता दिया था कि पापा मेरा मतलब ड्रीम है आईआईटी जाने का, इधर आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली। एक कॉलेज भी पहले से ही सिलेक्टेड था? पहले से डिसाइडेड था कि आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली। आईएससी क्यों नहीं? आईआईसी नहीं था सर मेरा, स्टार्टिंग से आईआईटी जाना था मतलब। अच्छा वो रहता ना कॉलेज के टाइम में, बीटेक के टाइम में, कि वो आईआईटी जाना है, मतलब आईआईटी जाना है, आईआईटी जाना है सर मतलब। और ऐसे था कि मेरा आईएससी का भी कॉल आया था, इंटरव्यू कॉल। अच्छा, और मेरा हो भी जाता मोस्ट प्रोबेबली, वीएलएसआई में नहीं होता बट कहीं ना कहीं हो जाता। बिल्कुल सही बात बट सर मुझे जाना था ही नहीं, मतलब ऐसा था कि आईआईटी ही जाना है मतलब। सही। तो मेरे पापा को एक तो पहले मैंने बता रखा था कि पापा मेरे को आईआईटी जाना है, तो उनको पहले से चीजें पता थी। और मैंने उनको ये भी कह रखा था कि पापा मतलब मैं दे लेता हूँ एग्जाम्स, क्योंकि उससे थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और सही बात है, थोड़ा इंटरव्यू का भी एक्सपीरियंस होगा, थोड़ा चीजें ब्रॉड होती जाएंगी मतलब। सही बात है। तो इसलिए सर थोड़ी प्रॉब्लम नहीं आई। दूसरा पापा सपोर्टिव स्टार्टिंग से ही थे, मतलब उनको वो बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता बट मुझे ये पता है कि जो तू करेगा सही करेगा, उनको ट्रस्ट है मेरे ऊपर। सही। सर अपोजिशन मेरे को आई बहुत ज्यादा गांव वालों से, मतलब जो गांव वाले थे उनसे मेरे को एक्सट्रीम अपोजिशन आई थी सर उस टाइम। कैसे? क्योंकि उनको ये था कि इसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत बेकार है, मतलब सर एक एवरेज होता है, एक बिलो एवरेज होता है। मैं बोलूंगा बिलो एवरेज से भी जो नीचे होता है ना, कि इससे नीचे फिर वो ही हालत हो जाती है। तो वो वाली चीजें थी मेरे साथ। तो उनको ये लग रहा था सर, उनको ये पता नहीं था कि पैकेज क्या होता है, इसका फायदा क्या होगा, ये अब यहाँ आईआईटी जा रहा है तो इसके बाद इसका अच्छा पैकेज भी लग सकता है। उनको कुछ नहीं पता गाँव वालों को। तो उनको ऐसा लग रहा था कि इतनी अच्छी जॉब ये छोड़ रहा है, मिनिमम 80-90,000 तो सैलरी होती है एनपीसीआई सही की। बात है। तो इतनी अच्छी ग्रुप ए की जो जॉब है, ये सरकारी जॉब जो ड्रीम होती है, वो साइंटिस्ट की पोस्ट ही देते हैं सर एनपीसीएल में। सही बात ये छोड़ रहा है तो कितना बड़ा ब्लेंडर कर रहा है, और लोगों को लगता था कि ये पता नहीं पागल हो गया है, कुछ तो पता नहीं क्या कर रहा है। सही बात तो मेरे को काफी अपोजिशन मिला है। और सर मैं बताता हूँ कि बीटेक के बाद ही मेरे को रेस्पेक्ट खत्म हो गई थी मेरी, मतलब गांव में, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि ये बहुत गलत रास्ते जा चुका है। मतलब मुझे पता था, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि इसको कांस्टेबल या कुछ बन जाना चाहिए था। अब तक वो क्यों चला गया बीटेक करने के लिए? उनको बीटेक पता भी नहीं सर। अच्छा। हाँ, उनको वो आईआईटी को आईटीआई समझते हैं। वो बोलते हैं आईटीआई तो इधर भी है, इधर ही कर लेता है, इतनी दूर जाने की जरूरत क्या है। और दूसरा सर उनको, मेरे को बहुत लोग ये भी बोलते थे, मिलते थे कि मतलब तू अब तक तो कुछ बन जाता कांस्टेबल, क्या कर रहा है पता नहीं, अभी तक पढ़ाई करता जा रहा है। मतलब मेरे को सर सपोर्ट नहीं मिला, मतलब मेरे को गांव से सपोर्ट नहीं मिला बिल्कुल भी। घर वालों से बहुत सपोर्ट मिला है मेरे को, क्योंकि घर वालों के सपोर्ट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। बट गांव से मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि मैं बोलूंगा उनकी वो गलती है। वो एक्चुअली उनकी भी गलती नहीं है, अगर उनकी सिचुएशन को आप समझोगे ना, तो वो उनको वो चीज ज्यादा स्टेबल लगती है जो इंस्टेंट मिल जाता है। इंस्टेंट उनको चाहिए बहुत जल्दी। और उन्होंने अपने सराउंडिंग से सबको, आर्मी में नो डाउट बहुत अच्छी चीज है, बट बहुत अच्छी आर्मी में जाते हुए देखा, पुलिस में जाते हुए देखा, टीचर में, तो उनको लगता है ये चीज ज्यादा स्टेबल है। हाँ। दूसरी चीज ऐसा नहीं कि गांव वाले हमेशा अपोज में रहते हैं, वो शायद उतना लॉन्ग टर्म तक के विजन को देख नहीं पाते सर। इसी वजह से वो चाहते हैं कि तुम जल्दी सेटल हो जाओ। यस सर। तो उसको ये नहीं बोलेंगे कि वो अपोज करो, वो चाहते हैं कि तुमको बहुत जल्दी सेटल हो जाओ। उनको लगता है यार इसकी फैमिली कंडीशन बहुत बेकार है, तो एक काम करो, जल्दी से जो नौकरी मिल रही है वो मिले और वो लड़का सेटल हो जाए, ताकि फैमिली कंडीशन को, क्योंकि उनमें उतना पेशेंस लेवल होता नहीं होता, पर हमें दिख रहा होता आगे। ये मेरे साथ भी सेम सिचुएशन थी। जब मैं जॉब क्विट कर रहा था तो मेरे अगल बगल वाले आ गए थे, वो मेरे पापा के पास आके आप बोलते थे कि लड़का पागल हो गया। yes, लड़के को क्यों करवा रहे हो, छुड़वा रहे हो, ये सब चीजें, लड़का तो आप डिसीजन उनको समझाओ, लड़के को समझाओ। और ये वही अगल बगल वाले में थे जो अपने बच्चों को मेरे पास लेके आते थे कि बेटा मेरे बच्चों को थोड़ा समझाओ कि क्या करना चाहिए। तो जब मैं जॉब क्विट कर रहा था तो मैं पागल हो गया उनके नजर में। फिर बाद में जब मैंने चीजों को प्रूव किया कि नहीं मेरा डिसीजन सही था, आज वही बोलते नहीं लड़का टैलेंटेड तो था। तो लाइफ में ये सब पार्ट में चलता रहता है। हमें ये पता होता है कि हम क्या डिसीजन ले रहे हैं, वो डिसीजन कितना सही है, ये किसी और से कोई मैटर करता भी नहीं है। उसके बाद अनिल, आपने पीएसयूज की जॉब को क्विट किया। यस सर। एनटीपीसी को, फाइनल सिलेक्शन था एनटीपीसी में? मेरा सर आईओसीएल, एनटीपीसी, एनपीसीआईएल, इनमें फाइनल सिलेक्शन, मतलब इंटरव्यू कंप्लीटेड, फाइनल था, जॉब लग रही थी, ज्वाइन करना था, बट आपने उसको ज्वाइन नहीं किया और आप आ गए आईआईटी दिल्ली के अंदर एमटेक करने के लिए। तो यार आईआईटी की भी तो फैमिली कंडीशन आपने बताई, एक लोन चल रहा, 80,000 उस समय पे कर दिए थे पूरे बैंक से जो लोन लिए थे? नहीं सर, वो अभी तक भी चल ही रहा है। अच्छा, अभी तक भी चल रहा है। फिर आईआईटी की फीस भी तो अच्छी खासी एमटेक की, उसको कैसे पे करोगे? सर उसमें ऐसे था कि
स्टाइपेंड मिलता था 12,500। 12,400। हाँ, बट आईआईटी में भी ये है कि सर स्टार्टिंग में आपको फीस भरनी पड़ेगी। फीस भरनी पड़ेगी, बिल्कुल। 1 लाख रुपए फीस होती है, हॉस्टल और सेमेस्टर मिला के। अब वो स्टार्टिंग वाली फीस सर, मैं मतलब मेरा दोस्त है यहीं आईआईटी दिल्ली से पीएचडी कर रहा है, मैं नाम भी आप पहले से जानते थे उसको? पहले से नहीं जानता था, यहीं आके जाना, मतलब मैंने उसको 1 महीने के अंदर ही जाना। और फिर फी कैसे, फी अच्छा पहले सेमेस्टर की फी कैसे पे करी? पहले सेमेस्टर की फीस तो सर वही बैंक लोन से। हाँ, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर की? सेकंड सेमेस्टर की फीस सर जो मेरा पर वो तो होता है ना, जब बैंक से आप पूरा करते हो तो 4 साल का भी वो दे सकते हैं, बैंक दे देती है सर। मतलब घर वालों को डर लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनको पता ही नहीं है कि ऐसा होता है। वो उनको लगता है कि बैंक से लोन ले रहे हैं तो पता नहीं। तो बैंक से लिया कि पापा ने वापस से किसान वाला वो जो कार्ड रहता है उसी से उठाया भी? सर मुझे लगता है बैंक से लोन उन्होंने एक बार लिया है। जो मेरे फर्स्ट सेमेस्टर की फीस थी वो गांव से किसी से लेके। अच्छा, किसी से लेके दिया? गांव से ही लेते हैं, मतलब गांव वाले कुछ लोग हैं जो हेल्प कर देते हैं, हैं, मतलब हैं वो सपोर्टिव। सही बात है। तो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस तो पापा ने भरी थी, उसके बाद मैंने उनको रिटर्न कर दिया था, मतलब जैसे स्टाइपेंड आता है, स्टाइपेंड आता था तो उनको रिटर्न कर दिया था। सेकंड सेमेस्टर में सर मेरा दोस्त है माजिद, नाम भी ले लेता हूँ उसका। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा है, मतलब पीएचडी कर रहा है यहीं से। अच्छा, आईआईटी दिल्ली में ही? आईआईटी दिल्ली से पीएचडी कर रहा है उसने सर। मतलब मेरी पूरी फीस भरी है, मतलब वो सेकंड सेमेस्टर की मेरी फीस भरता है। उसके बाद मैं उसको, वो बोलता भी नहीं है कि मेरे को पैसे वापस। कितनी एक सेमेस्टर की फीस कितनी होती है? अप्रोक्स 1 लाख। तो 1 लाख वो भर देता है जो यहाँ के दोस्त वो भर देता है। तो उसकी फैमिली कंडीशन थोड़ी ठीक होगी? उसकी फैमिली कंडीशन थोड़ी नहीं, बहुत अच्छी है, मतलब। अच्छा। बट सर कंडीशन से वो नहीं होता ना, वो चाहिए, दिल भी उस लेवल पे होना चाहिए। होना चाहिए सर, क्योंकि लोग नहीं करते इतना किसी। हाँ बिल्कुल सही बात है। उसके बाद भी अगर दे रहे तो बहुत अच्छी दोस्ती है। तो सर उसने मतलब मेरी फीस भरी सेमेस्टर की। उसके बाद फिर मैं ऐसे करता था सर, वो मेरे को बोलता नहीं था कभी भी कि तू रिटर्न कर इनको। वो बोलता था जब भी तू करे कर देना, 10 साल में, ना करे तो मत करना। 10 साल में? हाँ, उसका ये रहता था कि जब भी तुझे करना है कर, पर मत कर। पर सर मेरा भी एक थोड़ा सेल्फ रेस्पेक्ट वो सब चीजें होती है। सही। तो मैं ऐसे करता था सर, जैसे 12,500 रुपए मेरे को मिले स्टाइपेंड के, तो 10,000 रुपए मैं उसको पर मंथ दे देता हूँ। अच्छा। 2,500 रुपए बचे, वो मैं अपना बस थोड़ा बहुत कर। तो 2,500 से दिल्ली में रहना मतलब पॉसिबल हो जाता है? चलो हॉस्टल तो ठीक है, बट फिर भी सर मैनेजेबल है? रहना खाना सब कॉलेज हॉस्टल, हाँ, मेस। तो और बाहर कभी नहीं निकलते? ना सर, मैं कभी बाहर नहीं जाता, ना मेरे दोस्त हैं आईआईटी में भी। मतलब मेरे दोस्त जो वही है, बस माजिद दोस्त है मेरा। उसके अलावा आईआईटी के मेरे कोई ज्यादा दोस्त हैं नहीं जिनके साथ मैं बाहर घूमूं या कुछ भी करूं। मतलब उसके साथ ही वो लैब में बैठा रहता है तो मैं भी उसके साथ लैब में बैठ के पढ़ लेता हूँ, बाकी कुछ करता नहीं हूँ सर। ना मेरे एक्स्ट्रा कुछ खर्चे हैं, मैं कपड़े वपड़े भी बस 1 साल में 1-2 बार ही लेके आता हूँ, तो उससे मेरा 2,500 रुपए में सर। ये कपड़े किसके हैं? ये सर उसी का ही है, ये जैकेट माजिद का है? माजिद का ही है सर। आईआईटी, इस पे तो आईआईटी भिलाई लिखा हुआ है। हाँ सर, वो शायद आईआईटी भिलाई से पढ़ा हुआ है, मैंने उससे पूछा नहीं कभी। अच्छा, आईआईटी भिलाई से पीट। अच्छा, ये उसी का ये जैकेट है? ये जैकेट। और ये टी शर्ट? ये टी शर्ट तो सर मेरी है। ये तो सर मेरी है। अच्छा, खुद की है टी शर्ट। पर कपड़े वपड़े पे ज्यादा कोई शॉपिंग नहीं, कोई कुछ नहीं? बस सर मैं कुछ नहीं करता। इंटरव्यूज में जो कपड़े हैं, वो शर्ट मेरे एक दोस्त है जो उसकी अभी 23 रैंक आई है गेट में, वो मेरे साथ ही बीटेक में था, वो उसकी फर्स्ट रैंक। एमबीएम से थे वो? एमबीएम से मुझे याद है, मेरे भी जब मैं बता रहा था ना, मैं गेट के साथ साथ कुछ टाइम मैंने लगभग 3-4 साल मैं गेट की पढ़ाता था, साथ में केमिस्ट्री पढ़ाता था, तो कुछ मेरे स्टूडेंट है वो भी एमबीएम में पढ़ने के लिए गए थे। अच्छा, उस समय। हाँ सर, तो मतलब एमबीएम का जो मेरा, जैसे हम 3 लोग थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो जिसकी फर्स्ट रैंक थी कॉलेज में, उसकी सर इस बार गेट में भी 23 रैंक आई है। अच्छा। तो उसने भी सर मेरे को, मतलब वो आया था एक बार आईआईटी दिल्ली, तो मैंने कहा कि यार अब तेरा इंटरव्यू हो चुके हैं, उसका आईयूसीएल में हो गया था सर। अच्छा। तो मैंने कहा तेरी शर्ट जो है ना मुझे दे दे, क्योंकि सर बाहर जाके खरीदना वो चीजें मेरे से हो नहीं पाती। तो मैंने कहा उसकी शर्ट सर मैं यूज कर रहा हूँ अभी इंटरव्यू में। दे दिया उसने शर्ट? उसने दे दिया सर, वो भी मतलब अच्छा है। तो मतलब हम 3 थे दोस्त थे, उससे अच्छी बॉन्डिंग थी? हाँ, उससे भी अच्छी बॉन्डिंग है सर। तो उसने भी, वो शर्ट उसका था, इंटरव्यूज में उसी का लेके जाता हूँ, बाकी जैकेट वैकेट कुछ होता नहीं है, मतलब शर्ट पैंट और टाई बस। तो जो पीएसयूज के इंटरव्यू दिए थे उसमें शर्ट था, पैंट पहना था और टाई लगा के गए थे? हाँ सर, मतलब मैंने यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस का इंटरव्यू भी दिया था अपने फाइनल ईयर के साथ ही, वो चीज मैंने मेंशन नहीं करी। तो सर मैंने मतलब यूपीएससी के इंटरव्यू में क्या करता था कि मेरे पास जीन्स की पैंट थी ब्लैक, तो वो मैं पहन के, वो जीन्स की ब्लैक पैंट थी, व्हाइट शर्ट थी और एक टाई थी। टाई भी एक मतलब दोस्त है उसी की थी। हाँ, तो सर मतलब ये इसी से मैंने सारे इंटरव्यू दिए और मेरे सारे इंटरव्यू क्रैक हुए विद अच्छे मार्क्स के साथ। ऐसा भी नहीं है कि बहुत। ईएससी के इंटरव्यू में क्या थे मार्क्स थे इंजीनियरिंग सर्विसेज में? 115 थे सर, मतलब 115 तो अच्छा मार्क्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा मार्क माना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब 120, 130 तो मे बी 1-2 का होगा, बल्कि 120 और 115 के अप्रोक्सी मार्क्स, ठीक मार्क्स माना जाता है। अच्छे मार्क्स हैं सर, अच्छे की कैटेगरी में आते हैं, तो मतलब इंटरव्यूज में भी अच्छे मार्क्स आए हैं। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि आपका जो पहनावा है वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। इंटरव्यू में देखो अपीयरेंस एक थोड़ा सा तो मैटर करता है,
बट ऐसा नहीं कि उसके लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली चीजें खरीद। तो कभी ऐसा नहीं मन किया अच्छा चलो ये तो सिचुएशन हो गई, ठीक है सर। उसके बाद देश का हो गया, फिर आईटी के अंदर आए, आईटी के अंदर प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी, Yes, sir. राइट, आप पढ़ते गए, एमटेक की सारी चीजें पढ़ते गए, सब कुछ हो गए, फिर जॉब वाला सिचुएशन आया। यस सर। तो अब नहीं लगा कि यार चलो ठीक है पीएसयू में तो हमने दे दिया, यहाँ पर थोड़ा ब्लेजर व्लेजर पहन के जाता हूँ, क्योंकि पैकेज भी अच्छा खासा आईआईटी में लेके आते होंगे कंपनी। हाँ वो चीज थी कि सर एक तो मैं कम्युनिकेशन बैकग्राउंड से था, कंपनियां बहुत लिमिटेड थी, मतलब अच्छा। बोले तो 3 या 4 कंपनियां ही थी कम्युनिकेशन बैकग्राउंड, बहुत कम कंपनी आती है कम्युनिकेशन, वीएलएसआई में अच्छी कंपनी आती है, वीएलएसआई में बहुत कंपनियां होती हैं सर, मतलब बहुत ज्यादा ही होती है, सही, बट कम्युनिकेशन में बहुत कम होती है, तो मेरे पास ऑप्शन बहुत कम थे, रिस्क नहीं ले सकता था मैं। दूसरा कि मैंने फॉर्म भी ओनली 5-6 कंपनियों के फॉर्म भरे थे। अच्छा, यहाँ पे हाँ मेरा ये था कि कम्युनिकेशन में ही प्रिपेयर करूंगा, अगर नहीं होगा तो देखता हूँ, कुछ तो हो जाएगा। मतलब मेरा सर ऐसा था कि आईओसीएल की ज्वाइनिंग भी मेरी पेंडिंग पड़ी थी। अच्छा, मतलब मेरा 1 दिसंबर का इंटरव्यू था, 23 दिसंबर को 23 दिसंबर मुझे इतना याद है कि अपन एक बार जब मैं आईटी दिल्ली के अंदर आया था तो मैं मिले भी थे अपन। हाँ सर, आप उस समय शायद आप आईओसीएल का इंटरव्यू का शायद डेट आया था, कुछ ऐसा आया था आपका। हाँ उस दिन बता रहे थे कुछ ऐसा। आईओसीएल का इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था तो मैंने आपको बताया था। हाँ सही। तो उसकी ज्वाइनिंग मैंने 3 महीने डिले कराई थी, तो 23 दिसंबर को ज्वाइनिंग थी, 1 दिसंबर को इंटरव्यू था। अच्छा। तो मेरा कहीं ना कहीं माइंड में ये भी था कि अगर नहीं होगा तो आईओसीएल चले जाएंगे। सही, कुछ नहीं हुआ तो। हाँ कुछ नहीं हुआ तो शायद उसके चक्कर में फिर सर मतलब ऐसा था कि ऑप्शंस कम थे, रिस्क ले नहीं सकता था। क्वालकॉम में ड्रीम कंपनी होती है हर कम्युनिकेशन इंजीनियर की। सही बात है। तो सर मतलब मैंने सीनियर से पूछा कि सर कुछ पहन के जाना होता है क्या थोड़ा सही से, तो सर ने सीनियर्स ने कहा कि ये कॉर्पोरेट है तो यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा, मतलब तुम अच्छे दिखोगे तो चीजें मैटर करती हैं, तुम्हारा अपीयरेंस भी मैटर करता है। मैं बाहर गया सर एक दोस्त के साथ, 5,000 रुपए का ब्लेजर, ओनली जैकेट। बाहर कहाँ? दिल्ली के आईआईटी दिल्ली के सामने एसडी मार्केट गया था मैं, तो 5,000 रुपए का जैकेट था। मैं वापस आ गया सर और मैंने फिर इंटरव्यू दिया शर्ट पैंट और टाई में, वो जो नॉर्मल होता है। हाँ और वो हो भी गया सर, तो ठीक रहा वो। ठीक है, मतलब हाँ हो गया, कोई ज्यादा इशू नहीं, बट ये सही था कि यार नहीं, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि ऐसी रिस्क लो, क्योंकि मेरे पास एक ऑप्शन था आईओसीएल, तो अच्छे बाकी के सबके पास जरूर नहीं कि ऑप्शन अच्छे से पहन के जाओ थोड़ा। हाँ भाई, ढंग के पहन। एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं भी जब जितने भी इंटरव्यू देने के लिए जाता था मैं जनरली जींस में जाता था, और मैं जैसे यहाँ पे ऊपर रखा हुआ ब्लेजर, मैं ब्लेजर नहीं पहनता था, व्हाइट शर्ट जनरली जो मेरा फेवरेट था, या तो व्हाइट या ब्लैक शर्ट पहनता था, और मैं फोल्ड करके जाता था। तो जो साइंटिफिक वाले जो इंटरव्यूज होते थे उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या ड्रेस कोड में था, नॉलेज का ही गेम होता है, नॉलेज का गेम होता है। बट जो पीएसयूज होते थे उसमें इंटरव्यू अपीयरेंस का फर्क पड़ता था। उसमें नॉर्मल क्वेश्चंस भी ऐसे ही पूछे जाते थे, जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। वो टोक भी देते हैं कितनी बार की बहुत इनफॉर्मल आए हो आप इस चीज को लेके। इसमें तो लाइफ में ऐसा चलता है, बट आप लोगों के अगर कभी मौका मिलता है तो बहुत सही तरीके से थोड़ा वेल ड्रेस होके, क्योंकि थोड़ा सा फर्स्ट अपीयरेंस जो है ना वो बहुत अच्छा खासा मैटर करता है। यस सर। तो अनिल, अभी आईआईटी दिल्ली से जॉब भी लग गई है, अच्छा खासा पैकेज, फर्स्ट डे फर्स्ट कंपनी, फोड़ दिया है, राइट। जो ड्रीम पैकेज होता है, राइट, वो आपने अचीव किया यहाँ पर। आगे क्या कंपनी को ज्वाइन ही करना है कि कुछ और प्लान कर रहे हो? नहीं सर, अभी तो ज्वाइन ही करना है। मतलब अच्छा, अभी वो ज्वाइन ही करना है। हाँ मतलब मैंने सर अपने फर्स्ट ईयर ये एमटेक के साथ मैं चीजें पैरेलली ज्यादा करता हूँ, मतलब पैरेलल चीजें करने में ज्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत बाउंडेड है, सही, चीजें बहुत सारी करनी है। तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के दिसंबर से ही मैंने अपना यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, सिविल सर्विसेज की। तो अभी मेरा यही टारगेट है कि जॉब तो मैं सर ज्वाइन करूंगा, क्योंकि अब मेरा विजन जहां तक था ना वो खत्म हो चुका है। मतलब पीएसयूज मैंने इसलिए छोड़ा था कि मेरे को पता था कि आईआईटी में कुछ ना कुछ हो जाएगा, सही। बट अभी मैं ज्वाइन करूंगा, जॉब करूंगा और जॉब के साथ प्रिपेयर करूंगा यूपीएससी का। हाँ सर। बट तो कैसी चल रही है प्रिपरेशन, कैसी चल रही है यूपीएससी की? सर मतलब आईआईटी में काफी ज्यादा हेक्टिक रहता है, और सर मेरा थोड़ा वैसा भी है कि इंटीग्रिटी है मेरी, कि जो काम कर रहे हो ढंग से करो, नहीं तो मत करो। सही बात है। तो अभी तो सर थोड़ी प्रिपरेशन ऐसे ही चल रही है, मतलब कर रहा हूँ मैं, कंसिस्टेंट हूँ, बट थोड़ा जितना मेरे को चाहिए उतना मैं नहीं दे पा रहा हूँ। बट अब सर जैसे थोड़ा फ्री हुआ हूँ तो शायद कुछ टाइम दे पाऊँ, अभी 5-6 महीने। उसके बाद सर जॉब के साथ मैं प्रिपेयर करने का ट्राई करूंगा कि 5-6 घंटे। तो अभी क्वालकॉम में आपका हुआ है प्लेसमेंट, राइट? तो बाकी के दूसरी कंपनी सैमसंग इन सब में नहीं बैठे? सर मतलब मेरे को बैठा था मैं, बट पहले दिन पहले ही कंपनी में हो गया तो चांसेस कम हो जाते हैं, मतलब वो फिर बाहर कर दिया प्लेसमेंट सेल से। अच्छा, प्लेसमेंट जब फर्स्ट कंपनी में हो गया तो फिर नहीं बैठने। और सर सैमसंग का ये भी रहता है कि वहाँ थोड़ा मतलब उनका रेशियो मेंटेन करना होता है, फीमेल जेंडर का, फीमेल जेंडर का थोड़ा, तो फीमेल कैंडिडेट्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो उनका अभी तक नहीं हुआ फुलफिल।
पता नहीं सर, उनका हो नहीं रहा मतलब कब से ट्राई कर रहे हैं वो वो लोग? पता नहीं बहुत सालों से कर रहे हैं, बट वो अभी भी प्रायोरिटी दे रहे हैं। बाकी और कंपनियों में नहीं होता, बट सैमसंग में मैंने सुना है, मतलब सर मेरे खुद का प्रैक्टिकल मतलब मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बट सीनियर से मैंने सुना है कि वहाँ पे जेंडर वाला थोड़ा रहता है कि फीमेल्स को ज्यादा प्रायोरिटी एक्चुअली कुछ कंपनीज के अंदर रहता है आपके पास कि वो जो रेशियो मेंटेन करके चलते हैं, हाँ। उस चीजों को लेके, उस चीज के चक्कर में गर्ल्स को थोड़ी सी प्रायोरिटी वो उसके देते लेके दे देते हैं। तो ये बुरी भी नहीं, ये सही भी चीज है। हाँ पर इसका मतलब ये ना कि हम जो लड़के हैं वो अपने आप को शोषित फील करें, Yes. ऐसा बिल्कुल नहीं करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि वो लड़कियों को ही लेके जाते हैं, लड़कों को मिलता है, बट हर एक कंपनी ने अपनी खुद की एक पॉलिसी बनाई होती है। वहां पे तो कुछ ऐसी भी सीट्स होती है ना जिसमें जैसे एलजी के थ्रू होता है, वीएलएसआई के अंदर कंपनी के थ्रू सीट्स जो फिक्स होती है, कुछ 2 या 3 सीट्स। सर एक ब्रांच है VDDT, VLSI डिजाइन टूल एंड टेक्नोलॉजी, ओके, वो स्पॉन्सर्ड ब्रांच है। मतलब वहाँ पे आपका एडमिशन गेट के थ्रू ही होता है, बट कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है मतलब। तो उसमें बट सर कट ऑफ बहुत हाई रहती है। गेट इलेक्ट्रॉनिक्स में अंडर 100 रैंक वालों का इंटरव्यू कॉल आया था, और उसके बाद भी 1-2 लोगों को ही उन्होंने लिया था। और वो स्पॉन्सर्ड पूरी एमटेक की जो फीस है वही कंपनी पे करती है और बाद में प्लेसमेंट भी, ऐसे कुछ? सर शायद मैं श्योर नहीं हूँ, बट फीस तो आप खुद को ही पे करनी पड़ती है। नहीं, ऐसा कुछ है जिसमें फीस भी वही पे करते हैं। अच्छा, मैं श्योर नहीं हूँ। और फिर बट गारंटेड होती है कि आप जैसे एमटेक कंप्लीट करते हो, फिर जस्ट लाइक ए बार का डीजीएफएस का जो होता है कि 2 इयर्स के लिए आपने कंप्लीट किया, किसी आईआईटी में किया, वापस वहीं चले गए, राइट, लाइक दैट ही होता है। तो ये तो बहुत ही सही चीजें बताई। अब जैसे कंपनी में चला जाएगा, पैरेलली आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते रहोगे। हाँ सर। इन सारी सिचुएशन को जब आपने जॉब वाली सिचुएशन आपने अचीव करी तो अपने घर पे बताया होगा, तो क्या लगा पापा को? अब सर अब चीजें काफी चेंज हुई है, मतलब जो लोगों का परसेप्शन था वो चेंज हो गया कम्प्लीटली। अब लग रहा है कि अब उनको लग रहा है कि सही डिसीजन लिया था इसने, क्योंकि मुझे अपना विजन दिख रहा था बट उनको नहीं दिख रहा था, तो उनके अकॉर्डिंग मैं उस समय बहुत गलत था। लेकिन अब परसेप्शन चेंज हुआ है सर। घर वाले थोड़ा न्यूट्रल ही रहते हैं, मतलब पता नहीं, मतलब बुरा होता है तब भी वो न्यूट्रल ही रहते हैं। यही तो उनका सपोर्ट होता है। अच्छा होता है तब भी न्यूट्रल रहते हैं। अभी भी उनको कुछ बहुत ज्यादा मतलब कोई खुशी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है कि ठीक है। वो एक्चुअली तब होता है, देखो यार अनिल, जब तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट बन जाता है ना पेरेंट्स का, तो उनको लगता है कि जो लड़का कर रहा है ना वो सही कर रहा होगा। तो इस चीज को लेके, पर अब फैमिली की कंडीशन काफी कुछ चेंज होने वाली है अब तो। हाँ सर, अब तो चेंज हो ही जाएगी। सही बात है। इस चीज को लेके एक चीज और, जैसे आपने यार कॉलेज से अपने उस एरिया से आप निकले हो जहां फाइनेंशियली आपने बताया कि फादर की सैलरी 40,000 के आसपास थी पर एनम, सॉरी राइट, पूरे ईयर की जो सैलरी तो जो पेरेंट था वो लगभग 40-50,000 के आसपास होगा। वहां से ये सपना देखना कि मैं बीटेक करूंगा, राइट, गांव से जहां पे लोगों को कुछ पता नहीं था, चलिए बीटेक तो ठीक है, बीटेक के बाद मेरी पीएसयू में जॉब लग जाएगी, राइट, गेट के थ्रू, मैंने उसको छोड़ दिया। और उसको छोड़ने के बाद एमटेक करना, एमटेक के बाद फिर वापस से प्लेसमेंट, मतलब इतना लंबा जर्नी करना, क्या ये एक्चुअली फुलफिल हो सकता है? जो अभी का स्टूडेंट जो इस सिचुएशन में होगा, क्या वो ऐसा सपना बना ले? तो क्या तुम तो बहुत इंटेलिजेंट रहे, पर कोई एवरेज है, तो क्या वो ये सपना देख सकता है, वो सपना पूरा हो सकता है उसका? सर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि कंसिस्टेंसी। सर ये एक प्रोसेस है, मतलब जैसे कुछ लोग मैंने देखा है कि वो ऐसे सोचते हैं कि उनका अभी प्लेसमेंट हो जाए, सही, या उनको बहुत चीजें बहुत जल्दी जल्दी चाहिए। आजकल थोड़ा शॉर्ट्स वाला शॉर्ट ट्रिक्स, फटाफट शॉर्ट में चाहिए उनको सब कुछ, मतलब पेशेंस नहीं है लोगों में। मुझे लगता है जो चीज बहुत टाइम से और जो धीरे धीरे बनती है ना सर, वो फिर बहुत लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल होती है और वो चलती भी ज्यादा दिन है और उसका मजा भी अलग होता है। सही सर, इसमें जो इंटेलिजेंसी तो मैटर नहीं करती एक पॉइंट के बाद, बट पेशेंस मैटर करता है। मतलब मेरे अंदर पेशेंस बहुत है सर। अभी भी आप बोलो ना कि पीएचडी कर ले तो मैं पीएचडी भी कर सकता हूँ। सही, बस मेरे को वैसे घर वालों की तरफ से बोल देना कि पीएचडी कर ले तो हो जाता है। मतलब पेशेंस चाहिए सर उसमें। सही बात है। तो जो अगर आप लोगों के पास पेशेंस है तो डेफिनेटली दुनिया में कोई भी चीज अचीव करना नामुमकिन नहीं है। उसको आप इजीली उस चीज को अचीव कर सकते हो। बस थोड़ा सा आपको सीरियस रहने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको डेडिकेटेड रहने की जरूरत है, और ये सबसे ज्यादा जरूरत है। अनिल, एक चीज और जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नॉर्मली लाइफ में, ये मतलब एक मेरा क्वेश्चन है, मैं जनरली पूछता हूँ इस चीज को लेके, कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार चलो आपने आईओसीएल को तो बैकअप में रख लिया चीजों को लेके, मान लो आईओसीएल भी ना होता, बाकी के दूसरे पीएसयू तो वैसे ही गिव अप हो गए, और मान लो ये क्वालकॉम में भी प्लेसमेंट नहीं होता, किसी कंपनी में प्लेसमेंट नहीं होता, तो फिर क्या करते? सर ये इस बारे में भी मतलब पहला तो सर मेरा ये रहता है कि मैं सोचता नहीं हूँ ज्यादा। हालांकि मैंने बहुत नेगेटिव क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा पूछता नहीं, हमेशा थोड़ा सा पॉजिटिव ही रहना चाहिए, पर मैंने ये क्वेश्चन देखा फिर बैकअप क्या? सर ये मेरे दिमाग में भी था, मतलब अच्छा, हाँ, ये सर इसका ये था कि पहला तो मैं प्रोसेस पे ज्यादा फोकस करता हूँ एज कम्पेयर टू रिजल्ट्स। तो मैं सोचता नहीं हूँ कि मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा और ये सब चीजें। मैं प्रोसेस पे ही ध्यान देता हूँ, उसमें इंटरेस्ट रहता है। दूसरा सर, ये सेम चीज मैंने मेरे पापा के साथ डिस्कस करी थी कि अगर मेरा मतलब पीएसयूज तो मैं छोड़ चुका हूँ और अगर मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ तो क्या?
तो मेरे पापा ने यही कहा था कि तुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो 3 साल आराम से घर पे बैठ के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना। तो मैं सर ये करता कि घर जाता। हाँ, मतलब इतना सपोर्ट मिल जाना ही अपने आप में वो ऑप्शन है, बहुत बड़ी बात है और वो ही ऑप्शन है अपने पास। हाँ, कि आप खुल के खेल सकते हो, खुल के खेल सकते तो मैं तो जो पेरेंट्स हैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि आपका बच्चा चाहे आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे कोटा में रह रहा है, चाहे वो गेट की प्रिपरेशन कर रहा है या किसी भी और कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा है, हाथ जोड़ के विनती है उनको कभी प्रेशराइज मत करिए, क्योंकि प्रेशर में बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। 1-2 लोग होंगे जो प्रेशर में परफॉर्म कर पाते हैं, बाकी के नहीं कर पाते। उनको फ्रीडम दीजिए, राइट। और मैं आपको बता देता हूं, जिंदगी में फेलियर नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, राइट। एवरीथिंग इज लर्निंग। वो जो मेहनत कर रहा है ना, वहां से वो सीख रहा है, और वो सीखना ही उसको जिंदगी में कामयाब बनाएगा। तो मेरे पेरेंट्स से हाथ जोड़ के विनती है कि आपको किसी भी तरीके से कोई भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस अपने जो आपके जो पुत्र हैं, पुत्री हैं, राइट, बेटे बेटी, उनको बस आप सपोर्ट करिए। उनको बोलिए कि बेटा बस जो भी तुम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसको एकदम से मतलब बिना किसी सेकंड थॉट या बिना सक्सेस और फेलियर को दिमाग में रखते हुए तुम करो। और अगर ऐसा आपने कर दिया तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। देखो फिर दुनिया में वो क्या अचीव नहीं करता, राइट। बस उसके कंधे पे हाथ रख के एक बार थपथपाओ कि तुम जो मेहनत कर रहे हो वो भी बहुत अच्छा है, हम तो उसी से खुश हैं, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो। फिर मैं आपको गारंटी लेता हूं कि वो आपका जो बच्चा है, जो बच्ची है, वो दुनिया में कोई भी चीज को अचीव करने से मतलब पीछे नहीं हटेंगे, वो पूरी मेहनत करेंगे। बस आपका थोड़ा बहुत उनको सपोर्ट चाहिए। सर मतलब इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि मतलब महात्मा गांधी जी का भी ये मतलब एक थॉट है कि आपका मीन अच्छा होना चाहिए, एंड अल्टीमेटली अच्छा ही आएगा। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे मीन है प्रोसेस, सही, एंड है आपका रिजल्ट। अगर प्रोसेस अच्छी है, प्रोसेस ऑनेस्ट है, सही, और कंसिस्टेंसी के साथ आप अपने प्रोसेस को कर रहे हो, तो रिजल्ट भले लेट आएगा लेकिन अच्छा आएगा जरूर। वो प्रोसेस ही ढंग से नहीं करते, मतलब वो प्रिपरेशन करते समय भी उनको प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करते, विद इन 1 मंथ उनको ये लगता है कि नहीं हुआ तो क्या होगा। सही बात है। तो वो उनको कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं है, वो ऑनेस्ट नहीं है अपनी उसको प्रिपरेशन को करने के लिए। हाँ, तो वो वाली चीज। अनिल, एक थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक, क्योंकि अभी हम बहुत अलग डायरेक्शन में चले गए थे, थोड़ा सा वापस से पीछे आते हैं और गेट पर आते हैं, फुल्ली फोकस करते हैं कि यार ये अभी चल रहा है जनवरी, फरवरी में पेपर है, जनवरी बहुत क्रूशियल होता है, राइट। तो इस जनवरी मंथ में क्या करना चाहिए बच्चों को गेट एग्जाम को जनरली क्रैक करने के लिए? अभी जनवरी में मेन फोकस तो रिवीजन पे होना चाहिए। उसके अलावा रिवीजन कैसे करना है? क्योंकि बच्चे बार बार मेरे से पूछते हैं कि सर, मतलब मैंने अपना एक टेक्निक बच्चों को बताता हूँ, राइट, शायद आप लोगों के टाइम में भी मैंने बताया होगा, बट एक्चुअली में आप क्या करते थे रिवीजन के लिए? कैसे करते थे? रिवीजन का कोई भी एग्जाम हो, सबसे बेस्ट तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, उसमें जो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं उनको रिवाइज करो। आप नोट्स बार बार पढ़ोगे कोई फायदा नहीं होने वाला, ये चीज आप कर भी सकते हो। रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका है टेस्ट सीरीज दो, डायरेक्ट या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करो, वहीं पे पता चल जाएगा कि ये कंसेप्ट समझ याद ही नहीं आ रहा, वहां से रिवाइज करो। सही बात है। या फिर टेस्ट दो, रोज अगर आप एक टेस्ट दे रहे हो, 3 दिन में अगर आप एक फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो, उस टेस्ट में जो भी कंसेप्ट्स यूज हो रहे हैं अगर उनको भी आप रिवाइज कर लेते हो ना सर, तो 1 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस ऑटोमेटिकली एक एफिशिएंट इफेक्टिव वे से रिवाइज हो जाएगा। सही बात। तो ये एक सबसे बेस्ट तरीका है। और सर शॉर्ट नोट्स तो कंपलसरी है, शॉर्ट नोट्स तो मुझे लगता है कि बनाने ही चाहिए, मतलब क्योंकि वो लास्ट के एग्जाम से 2-3 दिन, 7 दिन पहले, 10 दिन पहले बहुत हेल्प करते हैं। और सर फुल लेंथ टेस्ट से पहले भी थोड़ा लगता है कि फुल लेंथ कैसे, मतलब सर आपने कहा था अक्टूबर स्टार्टिंग में, सितंबर में आपने कहा था कि अब अक्टूबर से फुल लेंथ देना शुरू कर दो। तो मुझे भी यही लगा कि ये कैसी बात कर रहे हैं सर, मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है कि अक्टूबर से ही फुल लेंथ, अभी सिलेबस कंप्लीट हुआ है, थोड़ा रिवीजन भी हुआ नहीं है और आप फुल लेंथ की बात कर रहे हो। लेकिन मैंने इंप्लीमेंट करा उसको। शुरू में बहुत बुरा लगेगा, मतलब आप 3 घंटे बैठ ही नहीं पाओगे, 1 घंटे में उठ जाओगे। मैं खुद उठाऊं सर। बच्चा एक्चुअली में क्या होता है, मैं इसलिए बोलता हूँ ना, क्योंकि बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर बताओ मैं कैसे रिवाइज करूं। मैंने कहा मुझे क्या पता तुम्हारी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। मैंने कहा तुम्हारी प्रिपरेशन का लेवल मैं नहीं बता सकता, एक मॉक लिखो, वो खुद बता देगा सर तुमको किस डायरेक्शन में रिवाइज करना है, कैसे करना है, क्या चीज करना है। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा इवन हालांकि एक आध सब्जेक्ट बचा ही हो तब भी फुल लेंथ देना शुरू कर दो। अगर आप नवंबर के आसपास में पहुंच गए हो, जनवरी में रिवीजन करना है, पीवाईक्यू के थ्रू चीजों को समझना है। जनवरी में भी आप टेस्ट दो, मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी आजकल तो टेस्ट चल रहे हैं, उस टेस्ट के थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करो, उसके थ्रू रिवाइज करो। सर कोई भी एग्जाम हो, टेस्ट सीरीज, कुछ लोग बोलते हैं कि टेस्ट सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, आप केवल कंसेप्ट्स पे ध्यान दो। सही बात है सर, कंसेप्चुअल कुछ एग्जाम होते हैं जो केवल कंसेप्चुअल होते हैं, कुछ थ्योरेटिकल एग्जाम्स होते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है गेट नहीं है ऐसा। गेट ऐसा नहीं है कि आप केवल खाली पढ़ लिए, रट लिए और आप चले गए। हाँ। आप फॉर्मूला पढ़ लिए पर फॉर्मूले को यूज कैसे करना ये नहीं आता ना। हाँ।
तो फॉर्मूले का कोई मतलब नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज ही है। टेस्ट जितना ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा बेनिफिट। ये मेरे ख्याल से जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, सबका सब होता है। आप एक चीज मुझे बता रहे थे ऑफ द ट्रैक की, एक आपके साथ के कोई है जो आप ही के क्लास में शायद है, जिनकी अच्छी रैंक गेट में नहीं आई थी पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एमटी के लिए। हाँ सर, मतलब मेरा दोस्त है, आईआईटी खड़गपुर में है वो। अच्छा। उसका भी सर बैकग्राउंड अच्छा रहा है, मतलब बैकग्राउंड इन द सेंस कि 10th 12th में 92 93 94% वाला था वो सर। उसके साथ भी चीजें वर्स्ट ही हुई है, मतलब वो डिजर्व करता था अंडर 50 अंडर 100 रैंक। उसका नाम भी बोल ही देता हूँ, अंशुल खंडेलवाल नाम है उसका। अच्छा। तो सर उसका ये था कि मतलब उसने मेरे साथ या शायद मेरे से थोड़े दिन बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। उसके टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे सर, मतलब और वो कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग है। मतलब दो चीजें होती है सर, मतलब एक कन्वेंशनली आप कितने स्ट्रांग हो, एक आप एमसीक्यू टाइप पेपर में आप कैसा परफॉर्म करते हो। अगर आप में दोनों चीजें हैं तो बहुत वेल एंड गुड, बट अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो और एमसीक्यू टाइप में अगर आप परफॉर्म नहीं भी कर पाए तो वो ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस डिसेंट सा परफॉर्म कर दो। सर उसकी रैंक भी थोड़ी मतलब वही थोड़ी खराब आई थी, मुझे भी थोड़ा झटका लगा था, बट सर वो अभी आईआईटी खड़गपुर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मतलब तो उसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी थी और उसका अगले साल उसका प्लेसमेंट होगा, वो मुझे एक्सपेक्टेशन है बहुत अच्छा प्लेसमेंट होगा। ऐसे में भी एक जानता हूँ, शायद मैं भी बहुत बार जिक्र भी किया हूँ इस चीज को लेके कि एक हैदर करके एक स्टूडेंट था मेरा जबलपुर से, राइट। मैंने बहुत बार उसकी जिक्र किया सेशन में, शायद हैदर देखेगा तो रिस्पॉन्स भी कर देगा इस पे। तो वो बच्चा, मैं जबलपुर का वो बच्चा है, वो 3rd ईयर में आई थिंक मैंने उसको पढ़ाया था, राइट। कुछ 1-2 सब्जेक्ट मैंने उसको पढ़ाए थे वहां पे, ऑफलाइन के अंदर की बात है। और जब क्लास के अंदर आए थे ना, तो एक मैंने क्वेश्चन पूछा था, जिसने रिस्पॉन्स कर दिया था मैंने 100 रुपए देते। हैदर ने रिस्पॉन्स कर दिया था, मैंने उसको 100 रुपए के साथ फोटो भी खींचा और मैंने अपने सोशल मीडिया में डाला भी है, इवन लिंक्डइन के ऊपर भी मैंने ये चीज पोस्ट किया। उसको मैंने कर दिया, मैंने उसको पीठ पे ऐसे हाथ रखा, मैंने कहा तू जरूर कुछ ना कुछ बड़ा कर लेगा। उसने बोला ठीक है सर। उसके बाद क्या हुआ, वो उसको मैंने ये बोल दिया कि तू कुछ बड़ा कर लेगा, फिर खुश हो गया, चला गया। उस साल फाइनल ईयर में आया, उसने गेट का पेपर लिखा। उसके क्लास का एक लड़का था अभिषेक, जिसकी 19th रैंक आई थी, उसकी 1100-1200 पता नहीं ऐसे 1000 के बाहर ही रैंक आई थी। जिसकी 19 रैंक आई थी अभिषेक, वो चला गया पीजीसीएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। और ये जो था हैदर, ये रोने लग गया, सर मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसी जिंदगी चल रही है, मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंने बहुत मेहनत करी थी। फिर मैंने बोला तू टेंशन मत ले, तेरा फिर भी अच्छा होगा, तू टेंशन मत ले। फिर उस समय डीआरडीओ का वैकेंसी निकला था। उसने बोला सर फॉर्म भरूं क्या? मैंने कहा भाई नहीं भरेगा तो निकलेगा ही नहीं। डीआरडीओ गेट के थ्रू स्क्रीनिंग करता था उस समय। उसके बाद कन्वेंशनल टाइप का पेपर होता है। तो उसको मैंने बोला भर, उसने भरा, उसका हो गया। जब उसका हो गया उसके बाद वो इंटरव्यू, वो रिटर्न लिखा, रिटर्न में भी उसका सिलेक्शन हो गया और उसके बाद इंटरव्यू में भी उसका सिलेक्शन। और अभी डीआरडीओ बेंगलुरु में उसका पोस्टिंग। अभी मैं गया था बेंगलुरु, वो मेरे से मिला था, टाई वाई लेके आया था वो एज ए गिफ्ट, राइट। फिर एक तो वो एक स्टूडेंट की स्टोरी है। तो लाइफ में इसलिए मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें कि लाइफ में कितनी बार आपको लगेगा कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, बट आपको पेशेंस की जरूरत है। अच्छा होगा कुछ टाइम बाद होगा, आप उतना धैर्य रखिएगा। एक और स्टूडेंट है, एक नाम भी ले लेता हूं, ज्योति। सेम उसकी पोस्ट वो है, डीआरडीओ में साइंटिस्ट है। ज्योति जब गेट का पेपर देके आई तो वो बहुत टैलेंटेड थी, उसको ऐसा लगता था मेरे बहुत तगड़े मार्क्स आएंगे। तो उसको शायद पहली बार गेट का पेपर दे रही थी तो उसको पता नहीं था, उसके शायद 60-65 कुछ नंबर आए होंगे। मैंने उसको कॉल किया, उसने कॉल कट कर दिया। फिर मैंने कॉल किया, फिर उसने कॉल कट कर दिया। तो मैं बहुत टेंशन, गुस्से में आ गया। मैंने कहा यार टीचर हूं मैं, कॉल कर रहा हूं, पेपर कैसा हुआ, तुम कट कर रहे हो। मैंने छोड़ दिया। फिर जब रिजल्ट आया, उस बच्ची को पता ही नहीं था क्या होने वाला है। जब उसका रिजल्ट आया तो उसकी ठीक रैंक आ गई इस पे, तो उसका मेरे पास कॉल आया, मैंने फिर कट कर दिया। फिर उसका कॉल आया, फिर कट कर दिया। मैंने कहा भाई बदला तो लूंगा। फिर उसने मैसेज किया, सर प्लीज कनेक्ट करिए, रिजल्ट आ गया। मैंने फिर कॉल बैक किया, मैंने कहा क्या रहा बेटा? तो बोला सर ऐसी रैंक रही है और आईआईटी मुंबई के अंदर उसका एडमिशन हो गया। उसने हालांकि ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का इंटरव्यू भी दिया, इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ उसका। और उसने बोला सर आईआईटी में भी हमने जो आपने नोट्स पढ़ाया, उसको तो मैं 11 में से 9 सब्जेक्ट पढ़ाए थे मैंने। उदयपुर की स्टूडेंट थी वो। 11 में से 9 सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए थे, 12 में से, राइट, 9 सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए थे। वहां चली गई। उसके बाद उसका डीआरडीओ में, वहां पे 5 उसी बैच में स्टूडेंट हैं जो मेरे से ही पढ़े हुए, जो डीआरडीओ के अंदर भी जॉब कर रहे हैं, साइंटिस्ट पोस्ट बी के अंदर। तो लाइफ में ऐसा होता है कि पेशेंस रखोगे तो चीजें बहुत इजीली अचीव हो भी जाती है। सर मैं आपका रैंडमली एक वीडियो देख रहा था कंट्रोल सिस्टम का। आप अभी जनरली पढ़ाते नहीं हो? अभी मैं थोड़ा सीएस के ओरिएंटेड डिजिटल पढ़ाता हूँ। कंट्रोल सिस्टम में सर आपने एक ट्रिक बताई थी नाइक्विस्ट प्लॉट में कि राइट साइड लेफ्ट, लेफ्ट होगा तो स्टेबल होगा, राइट होगा तो सर वो बहुत हेल्प करती है गेट एग्जाम में। तो मुझे उसमें 2-2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो उसको 5-5 सेकंड के अंदर आप निपटा सकते हो उस क्वेश्चन को। मुझे लगता है सर आपको थोड़े शॉर्ट्स उस पे भी बनाने चाहिए, थोड़ी ट्रिक्स पे की थोड़ा ज्यादा उस पे बनाते हैं। अभी स्टूडेंट को, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट से कभी काफी टच नहीं किया था, बट अभी उनके लिए भी काफी कुछ आने वाली है। आपकी ब्रांच क्या है एक बार इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं समराइज करा देता हूं। आप मिले अनिल से,
अनिल बहुत ही एक नॉर्मल से फैमिली से, बट सपने उनके बहुत बड़े थे। उन्होंने सपने को पूरा करने के लिए चीजों को गैदर किया। उनको बहुत आसानी से चीजें नहीं मिल गई। जैसे आजकल ऑनलाइन की इंडस्ट्री में आपको गूगल पे सर्च करो सब मिल जाएगा, उस समय इतना ईजी नहीं था। उन्होंने इंफॉर्मेशन को गैदर किया, इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद अचीव किया और कंसिस्टेंट रहे उस चीज को लेके। फाइनल ईयर में इनकी रैंक आई, उसके बेसिस पर आईआईटी में गए। आईआईटी में भी उन्होंने बहुत शिद्दत से मेहनत करी, इसके साथ ही बहुत सारे पीएसयू को भी क्रैक किया और अभी कंपनी को ज्वाइन करेंगे। अच्छा खासा पैकेज हालांकि मना किया कि रिवील मत करना पैकेज, पर बता देता हूं वन ऑफ द हाईएस्ट ही पैकेज है अभी तक का। एमटेक का हाईएस्ट पैकेज है जिस पर अनिल को आप देख रहे हैं, यहां पर उस अनिल को मिला है। और आप भी वो चीज हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि अनिल बहुत ही तूफानी बहुत ही अलग है, आप ही की तरह है। बट एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है कि यार अपने ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट करिए, विश्वास करिए, मेहनत करते रहिए, रुकिए मत। और आप लोगों की कोई क्वेरीज होगी तो उस क्वेरीज को हम जरूर सॉल्व करेंगे। आप लोगों के जितने भी प्रॉब्लम्स होती है, जितनी भी चीजें होती हैं, वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा दोस्तों। राइट, टिल दैट थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।